तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज नया चैप्टर लेके आया हूँ आपके लिए, चैप्टर नंबर 8, अशोका द एम्पीयर हु गेव अप वॉर। इसका जो टॉपिक है वो है अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। अब जो हम अपने नोट या फिर कॉइन्स पे देखते हैं, एक लॉयन दिखा होगा आपने, बैक साइड पे देखोगे, है ना। तो उसकी भी एक लॉयन की भी एक लॉन्ग हिस्ट्री है कि क्यों हम ऐसा करते हैं। इसकी एक बड़ी मूर्ति भी है, स्टोन का पिलर भी बनाया गया है ऐसा। कहाँ पे? सरनाथ में, जो कि तुम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ोगे। अब अशोका जी के बारे में बताया, वो अशोका एक ग्रेटर रूलर थे, जैसे कि हम जानते हैं हिस्ट्री में। अशोका की जो भी इंस्क्रिप्शंस होती थी ना, उनको गाड़ गाड़ के गोद गोद के पिलर्स पे लिख दिया जाता था, और पत्थरों पे के जो सरफेसेस है उन पे भी। इससे पहले हम ये जाने कि उस पर क्या लिखा होता था इन इंस्क्रिप्शंस पे, हम उससे पहले ये जानते हैं कि जो किंगडम है उसको एम्पायर क्यों बोलते थे। जिस एम्पायर पे अशोका रूल्ड करते थे ना, राज करते थे, उसको ढूंढा था उनके ग्रैंडफादर जी ने, जिनका नाम है चंद्रगुप्ता मौर्य। जिस बात को हो चुके हैं 2300 साल पहले की बात है। चंद्रगुप्ता जी को सपोर्ट था पूरा किस एक आदमी का, जिसका नाम था चाणक्य और कौटिल्य। बहुत सारे जो चाणक्यास के आइडियाज़ है ना, वो सारे लिखे हुए हैं बुक के अंदर, जिसको क्या कहते हैं, बुक का क्या नाम है, अर्थशास्त्र। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 76। अब आपको यहाँ पे एक मैप दिया होगा, उसमें ब्लैक डॉट्स दिए होंगे। उस ब्लैक डॉट से बहुत सारी सिटीज़ है एम्पायर के अंदर जो थी, उनको मार्क करा हुआ है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैपिटल्स आती हैं, जैसे कि पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, उज्जैन। तक्षशिला गया है, तक्षशिला एक रास्ता है, गेटवे है नॉर्थ वेस्ट की साइड, जिसमें कि सेंट्रल एशिया भी इंक्लूडेड है। और उज्जैन कहाँ पड़ता है, ये इसका रूट पड़ता है नॉर्थ टू साउथ पड़ता है इंडिया में। जो उस टाइम में मर्चेंट्स होते थे ना, क्राफ्ट पर्सन्स होते थे, वो इन्हीं सिटीज़ में रहते थे। और जो आसपास के और जो एरियाज़ है, गांव है, उसमें जो फार्मर्स और हर्डर्स रहा करते थे। अब कुछ एरियाज़ थे सेंट्रल इंडिया के, उधर फॉरेस्ट थे, मतलब फॉरेस्ट जंगल था, जिधर जो लोग बाग है वो उधर फॉरेस्ट को और बढ़ावा देते थे, प्रोड्यूस करते थे, पेड़ पौधे लगाते थे, घास वगैरह उगाते थे, और फिर इस वजह से उधर एनिमल्स आते थे और उनका वो शिकार करते थे। जो अलग अलग जो लोग बाग है ना, अलग अलग पार्ट्स के एम्पायर के, वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोला करते थे, और वो अलग अलग खाना भी खाया करते थे, उनका पहनावा भी अलग था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हाउ आर एम्पायर्स वो डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। कैसे जो एम्पायर है वो किंगडम से अलग था। जो एम्पीरियर्स थे उनको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी राजाओं से। क्योंकि जो एम्पायर्स होते थे ना, वो बड़े होते थे किंगडम से, तो उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन और बड़ी आर्मीज़ की ज़रूरत पड़ती थी। तो उनके पास ज़्यादा नंबर्स के जो ऑफिशियल्स थे कलेक्ट करने के लिए, टैक्स ज़्यादा लोग रखे होते उन्होंने टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रूलिंग द एम्पायर। अब जो एम्पायर है ना, वो बहुत बड़ा था, अलग अलग पार्ट्स थे जिधर रूल करते थे वो लोग। जो एरिया है ना पाटलिपुत्र, उस पर डायरेक्ट कंट्रोल होता था एम्पायर का। इस एरिया से ना उनका पूरा कंट्रोल था। इसका मतलब वो जो टैक्सेस वगैरह है वो इस एरिया से कलेक्ट करते थे। किन किन लोगों से? फार्मर्स से, हर्डर्स से, क्राफ्ट पर्सन से और ट्रेडर्स से, जो उधर रहा करते थे विलेज के अंदर और टाउन्स के अंदर उस एरिया में। और उनको पनिशमेंट्स भी देते थे अगर वो ऑर्डर को फॉलो नहीं किया करते थे, उनके मुताबिक नहीं चला करते थे। जो ये ऑफिशियल्स होते ना, जो काम करते थे निकलवाना, टैक्सेस निकलवाना, उनको सैलरी बेसिस पे मतलब रखा हुआ था, उनको पैसे दिया करते थे। इन ऑफिशियल्स पे पूरी नज़र रखते थे। ये जो राजा महाराजा होते हैं, जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स होते हैं, सीनियर जो मिनिस्टर्स होते थे उसमें। अब ऐसे कुछ एरियाज़ थे, प्रोविंशियल कैपिटल्स थी, जैसे कि तक्षशिला और उज्जैन, इन पे भी राज किया करते थे। और इनका कुछ कंट्रोल पाटलिपुत्रा में भी था। और जो रॉयल प्रिंसेस है, ये क्या करते थे, गवर्नर्स को भेज दिया करते थे, लोकल कस्टम्स को, रूल्स वगैरह इनको बताने के लिए, फॉलो करवाने के लिए। अब इसके एकदम पीछे या फिर इसके आसपास एक बहुत बड़ा एरिया था इन सेंटर्स के बीच में,
तो उधर जो मौर्य थे ना, मौर्य एम्पायर सुना होगा आपने, इन्होंने पूरा ट्राई करा था इन रोड्स और इनके जो रिवर्स है उस पर कंट्रोल करने के लिए, जो कि एक ज़रिया था ज़रूरी इंपोर्ट करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जो टैक्सेस वो कलेक्ट करके लाते थे, रिसोर्सेज जो अवेलेबल होती थी ना उस टैक्स से। और जो साउथ इंडिया की साइड थी ना, वो गोल्ड, सोने वगैरह के लिए, प्रीशियस स्टोन्स के लिए जानी जाती थी। अब ये कहा जाता है कि ये जो रिसोर्सेज है जमा करते थे श्रद्धांजलि के लिए, श्रद्धांजलि के तौर पे। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 78। अब जो फॉरेस्ट रीजन पे जो लोग रहा करते थे ना इधर, ये बहुत कम इंडिपेंडेंट थे, इनको ज़्यादा आज़ादी नहीं थी। बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट, पर ये क्या करते थे, ये एलिफेंट्स और टिम्बर्स और हनी एंड बैग्स प्रोवाइड करा देते थे मौर्यन ऑफिशियल्स को। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। इसमें जो टॉपिक है वो है अशोका अ यूनिक रूलर। मौर्य रूलर्स की अगर बात करी जाती है ना, तो हमेशा अशोका जी की पहले करी जाती है। वो फेमस थे, वो ऐसे पहले रूलर बने थे जो कि अपने जो मैसेजेस हैं ना लोगों तक पहुंचाते थे इंस्क्रिप्शंस के का यूज़ करके, उसके थ्रू, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। जो अशोका जी के जो इंस्क्रिप्शंस थे ना, वो ज़्यादातर लिखे गए थे प्रकृति में और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अशोकाज वॉर इन कलिंगा। जो कलिंगा है ना, ये पहले का नाम था कोस्टल उड़ीसा का। अशोका ने अब लड़ाई करी थी कलिंगा को हड़पने के लिए। इस लड़ाई के बाद वो इतना डर गए थे कि उन्होंने मना कर दिया था कि खून खराबा नहीं होगा, कोई भी वायलेंस नहीं होगा, कोई भी अब वॉर नहीं होगी। अभी क्या करते, लड़ाई जीतते थे ना तो अपनी आर्मीज़ है ना जो वो उनको दे देते थे जीतने के बाद, कोई भी वॉर जीतने के बाद। अब नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ, पेज नंबर 80 पे। इस पर जो टॉपिक है वो है व्हाट वाज अशोका धमा। अब जो अशोकाज थे ना, अशोकाज धमा, ये किसी भी वर्शिप वगैरह या फिर गॉड वगैरह को या फिर कोई भी सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म नहीं किया करते थे, ना मानते थे। वो ऐसा मानते थे कि जैसे कोई भी फादर होते हैं ना, वो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, तो उनकी ड्यूटी होती है कि उनको बताना उस सब्जेक्ट के बारे में। और वो इंस्पायर हुए थे किससे, जो बुद्धा जी पढ़ाया करते थे ना, टीचिंग करा करते थे, उनसे। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो उनको परेशान करा करती थी। जो उस एम्पायर में जो लोग बाग रहा करते थे ना, वो अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करा करते थे। ज़्यादातर क्या होता था, ये क्या करते थे, जो एनिमल्स के सेक्रीफाइस करते थे ना, उनके लिए भी इनके भी थोड़ा टकराव करते थे। उनके लिए भी जो सर्वेंट्स थे उनसे अच्छे से बिहेव नहीं करते थे। और जो वहाँ पे लड़ाइयाँ वगैरह होती थी ना नेबर्स में या फिर फैमिलीज़ के अंदर, उनका भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते थे। वो ये मानते थे कि मेरी ड्यूटी है इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो उन्होंने ऑफिशियल्स को अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया, जिन्हें क्या कहते थे, धम्मा महामता। वो क्या करते थे, जगह तो जगह जाते थे लोगों के पास, उनको धम्मा के बारे में बताने, उनको पढ़ाने। और अशोका जी क्या करते थे, रॉक्स एंड पिलर्स के थ्रू उनको जागरूक करा करते थे। और कहते थे कि जो इन पिलर्स पे जो भी मैसेज में लिखते हैं, जो भी नहीं पढ़ पाते उनके तक ये मैसेजेस पहुंचाने का काम भी तुम्हारा ही था, तुम्हारा ही। ऐसे ऑफिशियल्स लगा रखे थे कि वो औरों को बताए कि क्या लिखा हुआ है, इनके बारे में टीच करे, धम्मा के बारे में बताए, जागरूक करे उनको। अशोका जी ने अपने मैसेंजर्स जो भी वो अपने आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, उनको बताना चाहते थे धम्मा के बारे में। और जगहों पे भी बताना चाहते थे धम्मा को, मतलब सब जाने कि क्या होता है। वो जगह कौन सी थी जहाँ और भी ये जो मैसेज है वो पहुंचाना चाहते थे, वो थे साइरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका। उन्होंने क्या करा, रोड्स बनाए, टग वेल्स बनाए, रेस्ट हाउसेस बनाए। बिसाइड्स उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट का भी अरेंजमेंट की, ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। अब पेज नंबर 81 पे ये येलो कलर का मैसेज दिया हुआ है अशोका का अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये पढ़ना। यहीं पे आप चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइस। मेरी कमियाँ आप कमेंट्स में बताइएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।